हेलो डियर स्टूडेंट्स, ओस्लो मैथमेटिक्स पर आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या का पूरा कंप्लीट थ्योरी देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? वास्तविक संख्या का कंप्लीट थ्योरी। तो कंप्लीट थ्योरी में हम लोग आज के इस वीडियो में जो देखेंगे, पूरा यूट्यूब छान लीजिएगा, आपको कंप्लीट थ्योरी एक जगह एक साथ केवल थ्योरी नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो देखते हैं आज हम लोग वास्तविक संख्या जो रियल नंबर है उसका कंप्लीट थ्योरी देखिएगा। पहला थ्योरी के रूप में दिया गया है थ्योरी 1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या दिया गया है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दिया गया है। इसमें कहा गया है वो कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ध्यान में रखना है 0 लेस देन इक्वल आर लेस बी है। 0 लेस देन इक्वल आर लेस क्या है? बी है। इस थ्योरी का प्रयोग जब हम लोग करते हैं, जब दो संख्या दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ रहता है उसमें एचसीएफ क्या करते हैं, तो उसके जगह पे आपको वहाँ पे प्रयोग में लाने के लिए यह थ्योरी बहुत ही लाभदायक और यूजफुल है। क्लियर है? फिर से हम पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आपसे कोई पूछ दे तो वहाँ पे बताना है वो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 जहां पे ध्यान रखना 0 लेस देन इक्वल आर लेस बी है। क्लियर है? तो ये पहला थ्योरी, ये क्या है? वो पहला थ्योरी है। इसके बाद का जो थ्योरी है इस पर ध्यान दीजिएगा, इसमें नोट लिख दिए हैं। इसी थ्योरी पर एक नोट है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछा था बिहार बोर्ड में। ये ऑब्जेक्टिव आप जाके देखें तो यह लगभग ये पूछा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने की एक तकनीक है। अगर पूछ दिया गया होगा तो ध्यान रखना वो आगे की इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों का क्या ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको HCF परिकलित करने के लिए याद रखना, HCF ज्ञात करने का एक नियम है, एक तकनीक है, एक विधि है। क्लियर है? तो यह नोट आप लोग ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है ये चीज़। आगे देखिएगा, इसके आगे जो थ्योरी है, अगला थ्योरी नंबर 2 पढ़ते हैं। थ्योरी नंबर क्या है? 2 है। थ्योरी नंबर 2 में जो दिया गया है, कह रहा है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में आप ध्यान रखें, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ध्यान में रखना वो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान रखना वो प्रत्येक जितना भी भाज्य संख्या है, जितना भी क्या है भाज्य संख्या है, उसको एक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन आने वाले जितने भी होते हैं अप्रमेय क्या कहते हैं? अप्रमेय संख्या, अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्याएं हैं उसके आने वाले क्रम के बिना क्या होता है? अद्वितीय होता है। क्लियर है? इतना तक आपको ये थ्योरी ध्यान में रखना है और कंप्लीट रूप से आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं या फिर एक कलम ले, एक कॉपी ले, साथ ही साथ वीडियो को पॉज करते हुए आप लिख सकते हैं। कंप्लीट थ्योरी आपको देने वाले हैं आज इस वीडियो में, तो देखते रहें, बने रहें इस वीडियो के साथ। अगला जो थ्योरी है ध्यान में रखना है, यहाँ पर वो ये कंप्लीट अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये आपको ध्यान में रखना। यह कहाँ काम आएगा? तो जब वह आपको दो धनात्मक पूर्णांक या दो से अधिक भी दे सकता है या फिर सिंगल एक ही दे, तो उसमें आपको कह देगा अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें, तो यह थ्योरी वहां पे काम आने वाला है। क्लियर है? आगे के देखते हैं। अब देखिएगा, इसमें नोट दिया गया है। नोट कह रहा है कोई भी संख्या अंक 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 शामिल हो। क्या हो? 2 और 5 शामिल हो। तो आपको हम यह समझाना चाहेंगे वो कि यहाँ पर जब कभी भी आपको दे दे कोई भी संख्या अंक 0 पर तभी समाप्त होता है जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होता है। 2 और क्या होता है? 5 शामिल होता है। तो आप यहाँ पर देखें किस प्रकार से ये सही है, कहाँ तक ये सही है, थोड़ा सा जज कर लेते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमको वो 10 दे दिया। कितना दे दिया? 10 दे दिया। और 10 का आप जब गुणनखंड कीजिएगा तो आप देख सकते हैं इसके गुणनखंड में 2 और 5 आएगा। 5 गुना कितना होता है? 10 होता है। आप कोई संख्या ले लीजिए, उसमें 20
ले लिए। अंक कितना पर समाप्त है? 0 पर समाप्त है। आप यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए तो वो 2 मल्टीप्लाई 5, इसमें देख सकते हैं वो 2 और 5 शामिल है कि नहीं, इसमें भी 2 और 5 शामिल है। कोई और ले लीजिए संख्या, 30 ले लेते हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं वो इसमें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। आप 5 या 15 दूना 30, आप देख सकते हैं इसमें भी 5 शामिल है, 2 शामिल है। कंप्लीट देख रहे हैं, 2 और 5 क्या है, शामिल है। कोई संख्या ले लीजिए, 50 ही ले लीजिए, अंक 0 पर समाप्त है। आप इसमें भी देख सकते हैं वो इसमें कितना लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई लिख सकते हैं वो 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, 25 दूना 50। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि वो अंक 0 पर समाप्त है, तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 शामिल है। 2 और क्या है, 5 शामिल है। तो हमेशा ही वो ध्यान में रखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपको पीछे वीडियो में समझाए हुए हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन भी इस थ्योरी पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। यह बस आप देख लें, याद रखिए कि कोई भी संख्या, जितना भी संख्या रहेगा, अंक 0 पर तभी समाप्त हो सकता है जब उसके गुणनखंड में कितना रहे, वो 2 और 5 शामिल हो। क्लियर? तो हम इस थ्योरी को बारीकी से समझ चुके हैं, आगे की थ्योरी समझते हैं। 7 नंबर जो यहाँ पर बुआ देख रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा फोटो में करा, धनात्मक पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समावर्तक और यहाँ पर लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात करने का नियम। ज्ञात करने का क्या है, नियम। तो हम लोग वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखेंगे कि महत्तम समावर्तक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और लघुत्तम समावर्त्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो देखते हैं क्या नियम दिया गया है। यहाँ पर देखे हुआ महत्तम समावर्तक का जो नियम लिखे हैं, इस नियम को बारीकी से आप लोग सुने और देखें किस प्रकार से है। करा, सर्वप्रथम सभी पूर्णांकों का गुणनखंड करें। सर्वप्रथम क्या करें, सभी पूर्णांकों का गुणनखंड करें। उसके बाद केवल उभयनिष्ठ गुणनखंडों को लिखें। ये विशेष बात वो ध्यान में रखना है। ये विशेष बात क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि यही इसका खास है। महत्तम समावर्तक का जो खास है, केवल उभयनिष्ठ गुणनखंडों को ही लिखना पड़ता है उसमें, और साथ ही साथ वो यहाँ पे न्यूनतम घात अंकित करें। क्या देना है वो लास्ट में, आप याद रखें, जब ये सब कर लीजिएगा न्यूनतम घात अंकित करें। तो फिर से वो आपको हम समझाना चाहेंगे कि महत्तम समावर्तक कैसे करना है। प्रत्येक अभाज्य संख्याओं का या कोई गुणनखंड होगा, आपको गुणनखंड कर लेना है। उसका प्रत्येक गुणनखंड करने के बाद उसमें से केवल उभयनिष्ठ को ही चुनकर लिखना है। 2 दे, 3 दे ना, 2 से अधिक भी दे सकता है, ज़्यादा दे सकता है, कितना भी दे, सब में से आपको उभयनिष्ठ चुन लेना है। उभयनिष्ठ चुनने के बाद आप लास्ट पॉइंट ध्यान रखें, न्यूनतम घात को अंकित करना है। क्या करना है, न्यूनतम घात को अंकित करना है। उसके बाद का हम लोग थ्योरी देखते हैं, वो महत्तम समावर्तक हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। इसके बाद दिया है लघुत्तम समावर्त्य। क्या दिया है, लघुत्तम समावर्त्य। कह रहा है यहाँ पर वो सर्वप्रथम सभी पूर्णांकों का गुणनखंड करें। इसके अंतर्गत भी आपको ध्यान रखना है, जैसे वह महत्तम में आप सीखे कि सभी सर्वप्रथम क्या करना था, सभी पूर्णांकों का गुणनखंड करना था। इसमें भी वही करना है, पहला नियम में यही कहता है। और दूसरा कहता है सभी अभाज्य गुणनखंडों को लिखें। उसमें उभयनिष्ठ लिखना था केवल, और इसमें ध्यान में रखना है वह सभी अभाज्य गुणनखंडों को लिखना होता है। और लास्ट कह रहा है वह अधिकतम घात अंकित करें। जब वह ये दोनों नियम आप लोग पढ़ लीजिएगा तो कन्फ्यूजन होता है ज़्यादातर बच्चे को देखते हैं वो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करने जाता है तो वो न्यूनतम डाल देता है, और महत्तम यहाँ पर जब आता है महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए तो वहाँ पे क्या करता है, अधिकतम घात को अंकित कर देता है। तो जस्ट अपोजिट करना है, आपको ध्यान में रखना है, नोट में ध्यान में रखना है वो पूरा का पूरा कंप्लीट। जब आप लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करने जाएँ तो अधिकतम घात को अंकित करना है और सभी अभाज्य गुणनखंडों को लिखना है, तब जाके अधिकतम घात अंकित कर देना है, ठीक है। लेकिन जब आप जाएं महत्तम समावर्तक ज्ञात करने तो उसमें ध्यान रखना है केवल उभयनिष्ठ वाले को लिखना है। उभयनिष्ठ वाले लिखने के बाद उसमें केवल न्यूनतम घात को अंकित करना है। किसको अंकित करना है, न्यूनतम घात को अंकित करना है। तो आगे की वीडियो हम देखते हैं वो इसके बाद का। तो देखें वो, उम्मीद करते हैं पीछे हुए जितना भी थ्योरी आपको समझा है समझ गए होंगे। इसके बाद का जो थ्योरी है, जब हम लोग वो लघुत्तम समावर्तक और यहाँ पर महत्तम समावर्तक पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद इसके बीच का जो संबंध आता है दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच और लॉसॉ और मॉसॉ के बीच जो संबंध आता है यहाँ पर दिया हुआ है। कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी तथा इसके लॉसॉ और मॉसॉ में संबंध।
क्या दिया है? तो वो यहाँ पर दिया हुआ है a गुने b बराबर लॉसौ गुने मौसौ। ये विशेष रूप से ध्यान रखें, जब कभी भी दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा तो दोनों के गुणनफल बराबर होगा। वो ध्यान रखना, दोनों संख्याओं का लॉसौ मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं का मौसौ। क्लियर है? इसके बाद अगर आपको वो मौसौ दे दे, क्या दे दे? मौसौ, और दो संख्याओं को भी दे दे, तो दोनों संख्या में ध्यान रखना, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देना और भाग दे देना है वो मौसौ से, तो आपका निकल जाएगा लॉसौ। क्या निकल जाएगा? लॉसौ। जब लॉसौ ज्ञात करने के लिए देगा तो ये दे देगा और साथ ही साथ वो दोनों संख्या दे देगा, ठीक है। और जब आपसे पूछ देगा मौसौ ज्ञात करें, तो इसमें वो आपको a मल्टीप्लाई b लिख देना है, दो संख्याओं को गुना कर देना है और भाग दे देना है किससे? दोनों संख्याओं के लॉसौ से। क्लियर है? तो यह थ्योरी वो कंप्लीट रूप से आप याद रखें, जब कभी भी दोनों के बीच संबंध से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यह थ्योरी आपको बहुत ही काम आने वाला है। क्लियर? देखते हैं आगे। आगे का जो थ्योरी नंबर 3 है वो यहाँ पर कह रहा है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। p एक क्या है? अभाज्य संख्या है, तथा a एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करता है। और यह नियम सोच रहे होंगे कि कहाँ काम आने वाला है, तो आपको हम बता देते हैं बाबू। यह नियम अपरिमेय संख्याओं को जहाँ पे आप सिद्ध कर रहे होंगे वहाँ पर मोस्ट रूप से यह नियम लिखा जाता है, और दो जगह लिखा जाता है। जब √3 का प्रूफ कीजिएगा, √2 का प्रूफ कीजिएगा, √5 का प्रूफ कीजिएगा, या फिर √7 का प्रूफ कीजिएगा, तो कहीं भी जहाँ पे अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर रहे होते हैं वहाँ पर वो हमको ये काम आने वाला है, पूरा का पूरा थ्योरी काम आने वाला है। फिर से पढ़ देते हैं। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है तथा a एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी क्या करेगा? विभाजित करता है। याद रहेगा? यह नियम अपरिमेय सिद्ध करने में जाएंगे तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो उल्टा करके देखिए, उसमें आपको सिद्ध किए होंगे तो कन्फर्म इस थ्योरी का प्रयोग जरूर किए होंगे। क्लियर? तो आगे देखते हैं। इसके बाद जब हुआ यह लास्ट थ्योरी आता है अध्याय 1 का, ये सबसे लास्ट है। नोट पॉइंट में ध्यान रखना है कि जब कोई परिमेय संख्या p बट्टे q इस प्रकार है कि q का गुणनखंड, q मतलब हुआ हर, q मतलब क्या हुआ? हर, अंश बट्टे हर के रूप में होता है, तो आप जान ले कि q हर है। q का गुणनखंड 2 पर पावर m मल्टीप्लाई 5 पर पावर n के रूप में हो, जहां p और q सह अभाज्य संख्या हैं तो p बट्टे q का दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत। अन्यथा क्या होगा? अशांत होगा। क्लियर है? तो यह वो आप वीडियो ध्यान रखें, इसके बारे में फुल्ली डिटेल के रूप में आपको लास्ट वीडियो में दिए होंगे। लेक्चर नंबर 9 आप जाके देखिएगा वास्तविक संख्या का क्लास 10th में, तो आपको पता चलेगा। यह सबसे विशेष रूप से लास्ट में पर्सनली इसका बनाए हुए हैं। इस पर 2 नंबर का 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम दिए हुए हैं, और किस प्रकार से p बटे q के रूप में रैंकिंग वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किया जाता है उसमें स्पेशली आपको दे दिए हैं। क्लियर है? जहाँ पे आप सीखते हैं कि एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी परिमेय संख्या हो बिना भाग दिए हुए कैसे पता करेंगे कि शांत है कि अशांत है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है जब कभी भी परिमेय संख्या दे दे p बट्टे q के रूप में, तो अंश बट्टे हर के रूप में आपको ध्यान रखना जो नीचे रहता है हर के गुणनखंड में या तो केवल 2 आए, या तो केवल क्या आए? 2 आए, या तो केवल 5 आए, या तो केवल कितना आए? 5 आए, या फिर आप ध्यान में रखें 2 और केवल कितना हो? 5 हो। केवल 2 और 5 यही हो सकता है, अन्यथा वह अशांत हो जाएगा। अगर ये सब रहेगा, केवल 2 रहेगा, केवल 5 रहेगा, या फिर केवल 2 और 5 रहेगा, तो वह परिमेय संख्या शांत होगा। उसका दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत होगा। उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्लियर है? तो आज का जो कंप्लीट हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, इसके बाद का अब कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो आज हम लोग वास्तविक संख्या का कंप्लीट थ्योरी समझे हैं। जाके बारीकी की से आप क्या करें, इस वीडियो को पुनः रिपीट करके देखें, या फिर हम आपको एक सुविधा देते हैं, शुरू से ओपन करके आपको एक मौका देते हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लें और जाके इसको राइट नाउ जाके कॉपी पे लिखें, ठीक है। और कॉपी पर लिखने के बाद इसको पूरा याद कर लीजिए, और याद करने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन को बनाने जाइए। क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, सब्जेक्टिव भी बन जाएगा, और एक एक थ्योरी पर विशेष करके हम लेक्चर डाले हुए हैं,
ठीक है। तो हाँ, आप 1 नंबर से शुरू कीजिएगा वीडियो को और पूरा 9 तक देखते आइएगा, तो कंप्लीट आपको एक अध्याय में कहीं समस्या नहीं होगी। आप आर.डी. शर्मा बना लें, SF बना लें, NCERT बना लें, तब जाके उसका ऑब्जेक्टिव बना लें, कंप्लीट आपको कहीं थ्योरी में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इतना थ्योरी का प्रयोग होता है उसमें, ठीक है। तो आपको एक दे रहे हैं, शुरू से क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना प्रारंभ कीजिए। थ्योरी नंबर 1 है, चलिए ले लिए। उसके बाद वो नोट का यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। उसके बाद है अंगणित के आधारभूत प्रमेय, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद है नोट, जो भी तुरंत समझाए थे डिटेल में, इसको ले लीजिए। उसके बाद है धनात्मक पूर्णांकों को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जो नियम हम लोग पढ़े थे ना, वो नियम है। उसके बाद महत्तम समावर्तक का नियम, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। उसके बाद लघुत्तम समावर्तक का नियम, समावर्त्य का नियम है। उसके बाद धनात्मक पूर्णांक का जो संबंध है ना, लॉस और मोसो के बीच, वो है। चलिए, उसके बाद वो है यहाँ पर अप्रमेय संख्या को जो सिद्ध करते हैं, उसका जो प्रमेय है, थ्योरी है, वो लिख दिए हैं। और यह लास्ट है नोट। चलिए, अगर बहुत स्पीड हो गए होंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, धीरे से वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। पॉज करने के बाद आप इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस थ्योरी में आपको मज़ा आया होगा और सीख गए होंगे। एक अध्याय का कंप्लीट ये थ्योरी था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और ज़्यादा से अगर वीडियो वो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ ही साथ उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइए जो क्लास 10th में हैं, उनको एक अध्याय के थ्योरी में कभी समस्या होने वाली नहीं है। क्लियर है? और यदि आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। यदि क्लास 10th के बच्चे नहीं हैं तो उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में अभी अध्ययनरत हैं और सामने बिहार बोर्ड देने वाले 2025 का, उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। क्लियर है? तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो।